नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश के इस खास शो कंज्यूमर इज किंग में। और आज हम बात करने वाले हैं मिस सेलिंग पर। मिस सेलिंग पर ईटी नाउ स्वदेश की मुहिम रंग लाई है। हम बैंकों द्वारा इंश्योरेंस और दूसरे प्रोडक्ट की मिस सेलिंग का मुद्दा पिछले 1 साल से लगातार उठा रहे थे। आरबीआई गवर्नर के सामने भी ये मुद्दा उठाया गया और इस बात को आरबीआई गवर्नर ने भी माना। पिछले दिनों पॉलिसी के दिन मिस सेलिंग के ऊपर हमारी कवरेज की सराहना भी आरबीआई गवर्नर ने की और स्वदेश की इस खबर का बड़ा असर हुआ है। आरबीआई ने मिस सेलिंग पर रोक लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट अमेंडमेंट डायरेक्शंस 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। और ये जो नए नियम होंगे मिस सेलिंग के, वो 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे, जिससे बैंक अब जबरन या फिर लालच देकर कोई भी प्रोडक्ट ग्राहकों को नहीं बेच पाएंगे। इसी मुद्दे पर आज हम कंज्यूमर इज किंग का खास एपिसोड लेके आए हैं, क्योंकि ये आपसे जुड़ी हुई खबर है, हर ग्राहक से जुड़ी हुई खबर है, हर कंज्यूमर से जुड़ी हुई खबर है कि अगर धोखे से बेचा प्लान, बैंक भरेगा नुकसान। तो इस खास शो में हमारे साथ जुड़े हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम, काफ़ी गहरा एक्सपीरियंस रखते हैं, एलआईसी के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आदित्य गुप्ता जी। और हमारे साथ शो में आगे जुड़ेंगे मनोहर कामत जी, कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट, और बैंक बाजार के अमित बागड़िया जी भी हमारे साथ इस शो में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, इस चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि आरबीआई गवर्नर के सामने हमने किस तरह से ये मिस सेलिंग का मुद्दा उठाया। और आरबीआई गवर्नर ने, जब हमने मिस सेलिंग की बात कही, मिस सेलिंग का सवाल हम पिछले 1 साल से उठा रहे थे, तो आरबीआई गवर्नर ने क्या जवाब दिया वो सबसे पहले आपको सुनाते हैं। तो सर, जो मिस सेलिंग की गाइडलाइंस की आपने बात की है, तो उसमें माने कि ये इंश्योरेंस सेक्टर पर ही ज्यादा फोकस है, क्योंकि एफएसआर रिपोर्ट, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की गई थी, उसमें भी काफी चिंता जताई गई थी कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कमीशन कॉस्ट जो है वो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा जिस तरह से दी जा रही है, उससे इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन पे और एफोर्डेबिलिटी पे काफी असर होगा। फिर हमने देखा सर, उसी का संज्ञान लेते हुए इकोनॉमिक सर्वे में भी उसको चिंता को जताया गया था। और हमने भी कई बार सर आपके सामने भी ये मुद्दा उठाया है, क्रेडिट लिंक प्रोडक्ट जो बेचे जाते हैं बैंकों के द्वारा, उससे लोगों को मिस सेलिंग बढ़ती है। तो क्या सर इंश्योरेंस सेक्टर के लिए ये है, और सर आपने एक संज्ञान लिया इस दिक्कत का, उसके लिए भी सर ये स्वागत योग्य है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से अगर यदि आज हमारी पॉलिसी वक्तव्य से यदि कोई सबसे ज्यादा खुश होगा तो वो अनुराग, जो दूसरे साइड पे बैठे हैं उनमें अनुराग होगा शायद, क्योंकि आप लोगों ने, मैंने कम से कम ये नोट किया, हर बार आपका ये प्रश्न जरूर आता था, हर बार आपने ये पूछा। यस सर, तो वही सर आप क्या कर रहे हैं, संज्ञान लिया। तो आप जो है सबसे अधिक इस बारे में खुश होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हम अभी लेकर के आए हैं, तो ये हमारे संज्ञान में नहीं था। कई सारे कदम हमने इसमें पहले भी उठाए थे। हाँ, जो आप ये बात कह रहे हैं, ये मैं ये कहना चाहूंगा कि हालांकि इस प्रकार की मिस सेलिंग पूरे सिस्टम वाइड में अगर हम देखते हैं तो वो बहुत अधिक नहीं है, वो काफी कम है। लेकिन हमारे लिए एक भी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने, हालांकि प्रतिशत के दृष्टि से, अनुपात की दृष्टि से अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये एक कंसर्न है, और उसको हमने इसमें संज्ञान लेते हुए इसमें कई सारे कदम हमने इसमें मिस सेलिंग के लिए हमने इसमें डाले हैं। डार्क पैटर्न्स के बारे में डाला है, कई सारे प्रावधान इसमें हमने किए हैं, जिससे हमें उम्मीद है कि ये मिस सेलिंग और अधिक, इस पे और अधिक अंकुश लगेगा।
बिल्कुल ये आपने सुना आरबीआई गवर्नर को एमपीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब हमने ये सवाल पूछा था तब आरबीआई गवर्नर ने स्वदेश की सराहना की थी और कहा था कि जल्द ही मिस सेलिंग के नए नियम आ जाएंगे। तो 6 तारीख को आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि नए नियम आ जाएंगे और एक हफ्ते के अंदर ही नए नियम जो है ड्राफ्ट हमारे सामने हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आदित्य गुप्ता जी के पास ही आऊँगा। सर, आप किस तरह से देखते हैं आरबीआई के नए जो ड्राफ्ट सर्कुलर है और इससे कितना असर पड़ेगा? अनुराग जी, सबसे पहले तो आपको और ईटी नाउ की और ईटी स्वदेश की टीम को ढेर सारा धन्यवाद भी कि आपने इसको पुरजोर तरह से बार बार माननीय गवर्नर साहब के समक्ष उठाया और उन्होंने इस पे अच्छा कमेंट भी अभी आपने दिया जो हम सब ने देखा। अनुराग जी, आप देख रहे होंगे हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे काफ़ी चर्चा करते रहे। आरबीआई ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है, वो है कि बिजनेस कंडक्ट के ऊपर वो एक गाइडलाइंस लेके आए हैं। तो हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ जब बिजनेस कंडक्ट मिक्स करेंगे तो असली में यदि हम कहें तो ग्राहक को फिर उस गुड गवर्नेंस का फायदा मिलेगा। गवर्नेंस तो अच्छी हो रही है, लेकिन यदि ग्राउंड पे वो गवर्नेंस यदि हम नहीं देख पाए तो वो शायद एक अच्छा कदम नहीं माना जा रहा था। वहाँ कुछ छोटी छोटी ऐसे लूप होल्स थे जिसकी वजह से ये मिस सेल्स हो रहे थे। अब उनको पकड़ने के लिए एक ये जो ड्राफ्ट रेगुलेशन आया है, ये आरबीआई की तरफ से और विशेष तौर पे गवर्नर साहब की तरफ से एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है जो ग्राहकों को बहुत बड़ी एक सुरक्षा प्रदान करेगा। ग्राहकों को बड़ी सुरक्षा प्रदान करेगा। अब मैं कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट मनोहर कामत जी के पास चलूंगा। मनोहर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, क्योंकि आपने ऐसे कई सारे मामले में लड़ाई लड़ी होगी जहां पर किसी ग्राहक को बैंक के द्वारा गलत पॉलिसी बेच दी गई थी, गलत म्यूचुअल फंड बेच दिया था और उससे ग्राहक को फायदा नहीं हुआ। तो आप इसे कैसे देखते हैं और आपके मुताबिक इससे चीजें कितनी सुधरेगी? इसमें दो बातें हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि बिल्कुल सर, आपकी ऑडियो में थोड़ा इको आ रहा है। अब आप अपने ऑडियो को दुरुस्त करिए। मैं फिर आऊंगा आपके पास। अंकित बगड़िया जी के पास चलता हूं। अंकित जी, आपके मुताबिक चीजें कितनी सुधरेगी? हमने देखा है कि मिस सेलिंग एक बड़ा मुद्दा होता था। हाल ही के दिनों में एक मामला सामने आया है जहां पर 90 साल के बुजुर्ग को एक 99 साल की पॉलिसी बेच दी गई जो कि सन 2100 के बाद मैच्योर होगी। तो आपको लगता है कि आरबीआई के नए ड्राफ्ट से इन चीजों में बदलाव होगा? जी अनुराग जी, बहुत धन्यवाद आपका इस मुद्दे को उठाने के लिए। सबसे पहले आरबीआई के तहत और जो बदलाव आए हैं, ये आपने जिस तरीके से कहा, ये बड़ा चिंताजनक है जो आप एक सीनियर सिटीजन को ऐसे पॉलिसी बेच रहे हैं। आई बिलीव, मेरा ये मानना है कि आरबीआई ने ये एक क्लियर सिग्नल दे दिया है कि अब फाइनेंस सिर्फ बेचना नहीं है, जबकि समझा कर देना है कस्टमर्स को। ग्रोथ अलाउड है, लेकिन एक सही तरीके से अलाउड है। ऐसे नहीं कि किसी को बेवकूफ बना जाए, किसी के साथ गलत किया जाए। एथिकल सेलिंग जो हम कहते रहते हैं, वो अलाउड है। आप देखोगे अनुराग जी, पिछले 5 साल में आरबीआई ने जितने भी स्टेप्स लिए, आप डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइन देख लीजिए, जितनी भी गाइडलाइंस आई है उसके तहत ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सर्कुलर आया है। आरबीआई ने काफी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे पेनल्टीज भी लगाई है उनके एविडेंस के तहत। आप सिर्फ पिछले फाइनेंशियल ईयर का अगर देखेंगे तो आरबीआई ने एवरी डे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे पेनल्टी लगाई है, किसी प्रोसेस में लैप्स है, किसी कंडक्ट में लैप्स है, किसी बैलेंस शीट में लैप्स है। तो ये जो ड्राफ्ट अभी बना है और जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगा, थैंक यू आपको भी और ईटी नाउ की टीम को भी। तो इसके तहत हमें ये कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि ये जो बिजनेस हो रहा है इंडस्ट्री में, ये जो इकोसिस्टम है, बड़ा ही प्रो बिजनेस डिसीजन लिया गया है। कस्टमर्स के लिए अच्छा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए अच्छा है, एथिकल बिजनेस करने के लिए अच्छा है अनुराग। एथिकल बिजनेस करने के लिए अच्छा है। आदित्य सर, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि सर आपका तो लंबा अनुभव है, 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। जो बंडलिंग होती है प्रोडक्ट्स की, जिसमें अगर बैंक ब्रांच पे आप जाते हैं और लोन के साथ आपको एक इंश्योरेंस भी दिया जाता है, कई बार ग्राहक नहीं चाहता है वो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट लेना, फिर भी उसे मजबूरन उस बैंकिंग प्रोडक्ट के लिए वो इंश्योरेंस लेना पड़ता है। तो क्या ये जो ड्राफ्ट नियम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या रिजल्ट आने में थोड़ा और वक्त लगेगा? मेरे ख्याल से जितना जल्दी बैंक इस ड्राफ्ट को अडॉप्ट करेंगे उतना जल्दी मिस सेलिंग पे कंट्रोल हो जाएगा। ये चीज़ें बैंक को भी अनुराग जी पता हैं
अब आरबीआई ने अपने इस ड्राफ्ट के माध्यम से साफ साफ बता दिया कि मिस सेलिंग की परिभाषा को भी थोड़ा ब्रॉड कर दिया कि मिस सेलिंग क्या है, किस तरह से हो रही है, बंडलिंग की क्या है, ट्रेनिंग की क्या नीड है और ना करने पे पेनल्टीज क्या होंगी। तो इस तरह से चूंकि आरबीआई ने हर चीज को अब स्पेसिफिकली अपने इस ड्राफ्ट रेगुलेशन में पूरी तरह साफ साफ कर दिया है और बैंकों को ये निर्देश होगा कि अब इसको अडॉप्ट करें। तो जैसे उन्होंने अभी आपने लिखा है बंडलिंग के लिए, तो उन्होंने ये भी एक इसमें मेंशन किया है कि आप यदि किसी स्पेसिफिक डे पे कुछ प्रमोशन करते हैं तो आप कोई इंसेंटिव नहीं देंगे लोगों को। आप यदि एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट भी आपको किस प्रकार करना है जिससे कि भ्रामकता ना आए। उन्होंने डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट्स जो डीएमए डीएसए के लिए जो रेगुलेशंस लिखे हैं कि उनको ट्रेनिंग किस तरह से देनी है, उनका कंडक्ट किस तरह से होना है, वो कई सारी चीज़ों पे आरबीआई ने जो अपने निर्देश जारी करे हैं, इसमें मुझे पूर्ण विश्वास है यदि वो ठीक से अडॉप्ट करे जाते हैं बैंकों द्वारा तो निश्चित तौर पे ये मिस सेलिंग रुकेगी। थोड़ा ग्राहकों को भी जो उन्होंने कहा है कि वो हर चीज़ के बारे में उनसे साइन लें, अलग अलग उनकी सहमति लें, तो ग्राहकों को भी केवल ब्लैंक फॉर्म पे साइन नहीं करना चाहिए। सर वही मैं आपसे, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब आपसे चर्चा हुई थी तो आपके द्वारा कहा गया था कि जो प्रपोजल फॉर्म है उसको ध्यान से पढ़ा जाए। तो क्या आप मानते कि इन नियमों में भी एक तरह से संदेश है कि जो प्रपोजल फॉर्म है उसको ग्राहक को अच्छे से समझाया जाए जिससे मिस सेलिंग की बात आई ही ना? अनुराग जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यदि ग्राहक कहता है मुझे पढ़ने का समय दीजिए, बस ये ना कहे कि जहाँ जहाँ साइन करा है वहाँ मुझे मतलब टिक किया है वहाँ साइन ना करके मुझे हर चीज़ को पढ़ने का समय दीजिए, तो मिस सेलिंग काफ़ी हद तक रुक जाएगी। आरबीआई ने भी ये अपने गाइडलाइंस में ये कहा है कि आप हर चीज़ के लिए अलग अलग देंगे। यदि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है तो उसका अलग से फॉर्म भराएंगे, यानी आप केवल साइन कर रहे हैं 10 कागजों पे तो निश्चित तौर पे शायद आप अपने लिए कोई एक मुसीबत या मिस सेलिंग के पात्र बन सकते हैं, क्योंकि आपने साइन कर दिया और वहाँ लिखा हुआ है कि मुझे कुछ समझ में आ गया सब कुछ और मैं एग्री कर रहा हूँ। तो मेरी वापस सबसे अपने सभी व्यूअर्स से ये अनुरोध रहेगा कि आप यदि बैंक में भी जा रहे हैं, बैंक वाला आपको कह भी रहा है, समय लें, पढ़ें उसको और पढ़ के 4 प्रश्न पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बैंक वाले मिस सेल कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, और वही एक चीज़ जो है आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। बिल्कुल। अब हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं मनोहर कामत जी। कामत जी, आप कैसे देखते हैं इस नए ड्राफ्ट गाइडलाइंस को और आपको क्या लगता है कि चीज़ें बदलेगी? जो मिस सेलिंग होती है बैंकिंग चैनल के जरिए बैंक ब्रांचेस पे, उस पर लगाम लगेगी? मैं कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया का मानक सचिव हूँ, तो मैंने ये काफी करीबी से देखे हैं ये जो प्रॉब्लम आप डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी वो कस्टमर बैंक में जाता है तो उसको मिस सेलिंग बड़े सटली किया जाता है। यानी क्या है कि उसी ब्रांच में एक म्यूचुअल फंड वाला या इंश्योरेंस वाला या दोनों बैठे रहते हैं, और जब आदमी काउंटर पे जाके कहता है कि मुझे फिक्स डिपॉजिट करना है या मुझे कुछ पैसे रखने हैं किसी चीज में, तो उसको कहा जाता है कि फिक्स डिपॉजिट पे इतने पैसे नहीं मिलेंगे आपको और टैक्सेशन वगैरह होने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। यही भी कहा जाता है कि इन्फ्लेशन की वजह से जो आपको फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न है वो ठीक नहीं है, इसलिए आप हमारे म्यूचुअल फंड एडवाइजर या इंश्योरेंस एडवाइजर से बात कीजिएगा। ये वहां से शुरू होती है कि आदमी जाता है एक काम करने के लिए लेकिन उससे दूसरा काम करवाया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। अभी सवाल ये है कि इस मिस सेलिंग को आप रोकोगे कैसे? आप कितने भी कानून कायदे बनाइए, आप देखोगे कि जब खास करके सीनियर सिटीजन बैंक्स में जाते हैं तो वो फुल ट्रस्ट में जाते हैं बैंक्स के, और बैंक्स जब भी ये इसको मिसयूज करते हैं तो मैं समझता हूँ इट इज ए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि आदमी जब आता है ये सोच के आता है कि ये मेरा भला करेगा, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उसको और कुछ कहा जाता है। अभी इसके लिए मैं समझता हूँ 2 या 3 चीजें रिजर्व बैंक और हमारे सब स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज को करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि ब्रांचेस ऐसे ढूंढिए जहां पर म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस ज्यादा बेचे जाते हैं। दूसरी बात, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, इट मे बी ए कंज्यूमर बॉडी और इट मे बी ए वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, ये कस्टमर्स को एक क्वेश्चनर जाना चाहिए कि आप क्यों गए थे, क्या सचमुच में आप जिस चीज के लिए गए थे वो काम हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या है कि इसका एक इंडिपेंडेंट ऑडिट हो। कंप्लेंट्स जब ये आते हैं तो इसके लिए कोई इंडिपेंडेंट बॉडी बैठे,
और उस इंडिपेंडेंट बॉडी में कोई ना कोई कंज्यूमर बॉडी को होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंज्यूमर बॉडी ये जानती है कि क्या क्या चीजें चल रही हैं इस दुनिया में, किस तरह से लोग, क्योंकि हमारे पास रोज ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं कि मिस सेलिंग हुआ और अभी बैंक बोलती है कि 3 महीने हो चुके हैं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी में फंस गए, क्योंकि उनके लिए विजिटिंग टाइम 15-30 दिन से ज्यादा दिया नहीं जाता है और इन लोगों को बिल्कुल कुछ मालूम नहीं रहता है। तो मैं समझता हूं तो कायदे कानून तो जरूर बनाइए, स्ट्रिंजेंट कायदे कानून बनाइए, लेकिन उसके साथ पेनल्टीज भी स्टिफ रखिए और जो भी इसमें गुनहगार पकड़ा जाएगा मैं किसी और भी जानकार से बात कर रहा था तो उनका यही कहना था कि अगर बड़ी पेनल्टी लगाई जाए, जैसे हाल के दिनों में जो मामला आया है जिसमें 90 वर्ष के बुजुर्ग को अगले 99 साल की पॉलिसी बेच दी गई जिसका कोई औचित्य नहीं बनता है, तो इस तरह के मामलों पे बड़ी पेनल्टी लगा के एक मैसेज दिया जाए। अमित जी, एक और जो ड्राफ्ट सर्कुलर में बात कही गई है जिसमें कहा गया है कि अगर स्टेब्लिश हो जाता है मिस सेलिंग हुई है तो ग्राहक को पूरा रिफंड देना होगा, 30 दिन के अंदर भीतर पूरा रिफंड देना होगा। तो आपके मुताबिक क्या है, मुमकिन है? और इसकी जो प्रक्रिया होगी वो कितनी आसान होगी, या फिर ये एक तरह से केवल कहने के लिए कह दिया गया है? नहीं, मैं मानता हूँ अनुराग जी, ये बिल्कुल मुमकिन है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे एक और चीज बताऊं कि 1 साल पहले, 1 से 1.5 साल पहले आरबीआई ने यही सेम चीज सिबिल के रिपोर्ट के लिए भी कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क बनाया गया था, जहां पे कस्टमरों के रिपोर्ट में एक ऐसा लोन दर्शाया जा रहा है जो उन्होंने लिया ही नहीं है। तो उसके लिए एक पूरी कमेटी बिठाई गई, 30 दिन का प्रोसेस बिठाया गया, जहां पे कस्टमरों को लोन रिपोर्ट करने के ऊपर अगर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो कॉम्पेंसेशन मिलता है, और वो आज भी एक्टिव है, बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जा चुका है। तो ये भी मैं मानता हूँ, कॉम्पेंसेशन की जो बात हो रही है, पेनल्टी की जो बात हो रही है, ये डेफिनेटली बहुत बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट होगा। मैं इसके पूरे सहमति में हूँ कि इसे होना ही चाहिए, क्योंकि जैसे मनोहर जी ने भी बताया और आदित्य जी ने भी बताया कि ये बैंक में जाकर भी हो रहा है और दूसरी तरीके से डिजिटली भी हो रहा है। आज की डेट में मिस सेलिंग डिजिटली भी बहुत ज्यादा हो रही है। हम देखते हैं कस्टमरों को जो हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि हमने तो ये अप्लाई ही नहीं करा था, क्योंकि वहां पे डिजिटल में उनके वहां पे बहुत सारे चेक बॉक्सेस बने होते हैं जो बाय डिफॉल्ट यस होते हैं, या फिर बिल्कुल उनको सर, वो मैं वही charges आपसे बताए समझ नहीं रहा था। जाते। डिजिटल की जब आपने बात करी तो आरबीआई ने डार्क पैटर्न्स पे भी प्रतिबंध लगाया है, तो आप हमारे दर्शकों को अगर ये समझा पाए कि डार्क पैटर्न किस तरह से काम करते थे और अब ये प्रतिबंध कैसे होगा। तो यही डार्क पैटर्न्स की बात मैं कर रहा था, जिसमें बहुत सटली, जिस तरीके से मनोहर जी ने बताया कि फिजिकल ब्रांच में भी होता है, बहुत सटली ऑनलाइन भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस छुपा लिए जाते हैं, या आपके कुछ कंसेंट होते हैं जो वो बाय डिफॉल्ट येस पे होते हैं और कस्टमर को पता भी नहीं होता है कि उन्होंने ये चीज सिलेक्ट करी हुई है, और वो आगे बढ़ जाते हैं उस पेज पे। और ये बहुत फास्ट क्रेडिट का जमाना है, लोगों को इंस्टेंट 5 मिनट में लोन मिल रहा है और उसमें उनको पता भी नहीं चलता कि उन्होंने क्या क्या टिक मार्क करा हुआ है, क्या कंडीशंस एक्सेप्ट कर लिया और उसमें क्या लिखा हुआ था। तो ये डार्क पैटर्न्स को आरबीआई ने भी आइडेंटिफाई करा है कि ये बहुत प्रेवलेंट है। उन्होंने ये भी देखा है कि चार्जेस नहीं बताए जाते हैं, हिडन फीस होती है, जो कि एक ऑनलाइन जर्नी में कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है, या फिर कस्टमर को बताया भी नहीं जाता है और कस्टमर उसको सिलेक्ट करता है। और जब आगे जाके कंप्लेंट की बारी आती है और कस्टमर बोलता है कि मैंने तो ये लिया ही नहीं था, तब बैंक बताते हैं कि नहीं, आपने तो देखो, आपका कंसेंट है, हमारे पास सब कुछ है। तो इस पैटर्न को भी आरबीआई ने बोला है कि ये डार्क पैटर्न्स अब नहीं चलेंगे। आप अगर ये मिस सेलिंग करेंगे, कस्टमर अगर कंप्लेंट करता है तो कस्टमर के हित में फैसला लिया जा सकता है। एस्टैब्लिश हो जाता है कि कस्टमर को ये पता ही नहीं था और कस्टमर को ये बताया नहीं गया था, सही तरीके से, एविडेंट तरीके से, बड़े फॉन्ट में, क्लियर शब्दों में नहीं बताया गया हो, तो ये एक प्रॉब्लम बन सकता है बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो उनको थोड़ी सी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी ऑनबोर्डिंग के लिए, जर्नीज के लिए, डिजिटल जर्नीज के लिए। उनको क्लियर तरीके से केएफएस डॉक्यूमेंट होता है, की फैक्ट स्टेटमेंट बोलकर, जहां पे सारे मतलब सर बैंकों का काम बढ़ जाएगा अब एक तरह से। कई सारे बैंकर्स से भी मेरी बात हुई तो उनका यही कहना था कि आने वाले दिनों में काम बढ़ेगा जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। आदित्य गुप्ता जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक जो बड़ी चीज है हम देखते हैं कि मिस सेलिंग की वजह है ये कि नीड एनालिसिस नहीं होता है, जो कि अभी मैंने उदाहरण दिया कि 90 साल के आदमी को आप अगले 99 साल की पॉलिसी कैसे बेच सकते हो। तो कमीशन एक बड़ी वजह होती है जिसकी वजह जिस वजह से नीड एनालिसिस नहीं होता है, और जो कर्मचारी है बैंक का या जो डीएसए डीएमए है वो इतना ध्यान नहीं देता कि भाई जो व्यक्ति को जरूरत किस प्रोडक्ट की है।
तो अनुराग जी, पहले तो इस केस के बारे में यदि मैं कहूं तो 1% हो सकता है उस व्यक्ति ने जिसने बेची उसको कंप्लीट नॉलेज ना हो प्रोडक्ट की। हाँ 99% राइट, मतलब ये रॉन्ग है। बट मेरा अपना मानना यह है, मेरे अपने सर्विस पीरियड में भी जहां पे भी हमने इंश्योरेंस अपने पार्टनर्स के थ्रू प्रमोट करा, सबसे पहली चीज है अच्छी ट्रेनिंग देना। मसलन यदि हमने बैंकों में भी कई जगह कोशिश करी कि हम बैंक के स्टाफ को जाके ब्रांच में जाके उनको लिमिटेड प्रोडक्ट्स के बारे में जो ग्राहक को अच्छी लगती हैं उनको अच्छी तरह ट्रेनिंग दे। सो वंस गुड ट्रेनिंग इज गिवन देन स्टाफ ऑल्सो एक्सेप्ट्स इट एंड वो अच्छी तरह से प्रमोट कर पाते हैं। यदि स्टाफ की जानकारी आधी अधूरी होगी तो वो जब उसको प्रमोट कर रहा है तो निश्चित तौर पे गलती होने की कहीं संभावना बनती है। दूसरी बात, अभी एक चीज आरबीआई ने यह कहा है कि जब भी आप बैंक में भी यदि किसी से बात कर रहे हैं तो वो व्यक्ति जो यदि किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो क्लियरली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। सो वो ऐसा नहीं है कि वो बैंक के व्यक्ति जैसा या बैंक के एम्प्लॉय जैसा लगे। ही शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइबल कि ये म्यूचुअल फंड को रिप्रेजेंट कर रहा है या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि टिक करके आपका इलेक्ट्रॉनिकली डेटा प्रोपोगेट कर दिया दूसरे थर्ड पार्टी फॉर्म पे, वो नहीं होगा। अब आपको सेपरेट कंसेंट, सेपरेट फॉर्म्स बनाने हैं हर प्रोडक्ट के लिए। तो आरबीआई ने अपनी तरफ से काफ़ी स्टेप्स लिए हैं जिसको यदि हम सही तरह से इंप्लीमेंट करें और अब करेंगे निश्चित तौर पे तो इस पे कंट्रोल हो जाएगा। और फिर मैं सबसे बड़ी बात है, यदि मेरा मानना है कि यदि हम अपने बैंक के एम्प्लॉयज़ को उनको ट्रेन करें, थोड़ा सा जो पुश है बैंक्स में वो उस पुश को कंट्रोल करा जाए, पुश की बजाय मोटिवेट किया जाए, बजाय पुश सेल्स के कि ग्राहक को हम समझा सकें, उसको मोटिवेट कर सकें, उसको उसकी इंपॉर्टेंस समझा सकें, तो निश्चित तौर पे ये मिससेल। सर क्या आपको लगता है जो कुछ इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो पूरी तरह से अपनी बैंकों के पार्टनर पे ही निर्भर है, जिनका 60%, 65%, 50% से ज़्यादा कारोबार है वो बैंक के थ्रू ही आता है, उनके कारोबार पे कुछ असर पड़ेगा मौजूदा नियम से? शुरू में हो सकता है अनुराग जी असर पड़े, जैसा कि गवर्नर साहब ने भी कहा था कि इसकी मात्रा मिस सेलिंग की यदि हम ओवरऑल सेल्स देखें तो बहुत छोटी है। तो निश्चित तौर पे भले ही छोटी हो, यदि वो जो भी नंबर है वो गलत है तो गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम के लिए एक पॉज लेके यदि बैंक्स इस रेगुलेशन को, अमेंडमेंट को समझें, ट्रेन करें लोगों को और अडॉप्ट करके सही तरह से बिल्कुल सच्चे मन से आगे बढ़ते हैं, हम जैसे गुड गवर्नेंस एंड बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से आगे बढ़ें तो निश्चित तौर पे मिस सेलिंग रुकेगी, बिल्कुल और रुकेगी, प्रमोशन बढ़ेगा। बिल्कुल। मनोहर जी, सर आपसे संक्षिप्त में समझना चाहूंगा कि आपके मुताबिक जो नए नियम हैं वो कितना कारगर साबित होंगे? क्या पूरी तरह से जो मिस सेलिंग होती है वो रुक जाएगी या आपको लगता है अभी भी कुछ ग्रे एरियाज है? काफी सारे ग्रे एरियाज हैं मेरे हिसाब से। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कहना बहुत आसान है कि हम बैंक के लोगों को ट्रेनिंग देंगे, लेकिन एक चीज याद रखिए, ये बैंक्स के बीच में आपस में इंटेंस कंपटीशन है। इसके लिए क्या होता है, ये बैंक्स के एम्प्लॉयज के ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि भाई टारगेट रीच करने के लिए आप इतने इतने करोड़ के बिजनेस पर मंथ आपको लाना ही है। तो ट्रेनिंग उनके पास है, उनको पता है क्या हो रहा है, लेकिन उनके रोजी रोटी और पापी पेट का भी सवाल हो जाता है। तो इसके लिए ये सब होता है। तो ये मैं सोचता हूं कि इंश्योरेंस और जो म्यूचुअल फंड्स के जो ब्रांचेस हैं उनको ब्रांचेस में बिल्कुल जगह नहीं देनी चाहिए, उनको बाहर बिठानी चाहिए या उनको दूसरी उनके ऑफिस रहने चाहिए। और अगर ग्राहक वहां जाके अगर कुछ लेना चाहता है और उसको एडवाइस भी मिल गया तो उसको वो दूसरे ऑफिस पे भेजना चाहिए। वहीं पर अगर आप 2 मिनट पे करवाते हैं, एक चीज और याद रखिए, जब एक इंसान को ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है सोच विचार करने के लिए तो हड़बड़ी में वो खुद का कुछ भी डिसीजन ले लेता है, खास करके सीनियर सिटीजन। तो अगर आप एक डेस्क पर गए और कहा कि मुझे टर्म डिपॉजिट करना है या फिक्स डिपॉजिट करना है और सामने वाले ने कहा कि भाई ये म्यूचुअल फंड वाला आपको दुगुना देगा, तो उसको सोचने का वक्त नहीं मिलता और म्यूचुअल फंड वाला इमीडिएटली उसको लेफ्ट राइट सेंटर बॉम्बार्डमेंट शुरू करता है कि इतना 28% मिला, 32% मिला, CAGR इतना है, ये उतना है। तो इसके वजह से आदमी को सोचने को वक्त नहीं मिलता। इसलिए मैं सोचता हूं कि बैंक के अंदर सिर्फ बैंकिंग होना चाहिए। नहीं हो, आप कितना सहमत है अमित बगड़िया जी? बहुत मेरे पास वक्त की कमी है, 30 सेकंड्स में बताइए आप कितना सहमत है कि बैंक में केवल बैंकिंग प्रोडक्ट्स ही बेचे जाए? नहीं, देखिए ये बहुत सही मुद्दा उठाया है मनोहर जी ने। बैंक के अंदर आप बैंकिंग सर्विसेज दीजिए, वो जो भी अलाइड सर्विसेज है आप उनको बैंक के बाहर रख सकते हैं या फिर ऑनलाइन रख सकते हैं।
लेकिन एथिकली कीजिए। बैंक का भी इंटेंशन गलत नहीं, उन्होंने सही कहा कि एम्प्लॉइज का इंटेंशन उनके टारगेट्स की वजह से गलत हो जाता है, लेकिन ये ओवरऑल मैं मानता हूँ शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा शायद हो सकता है बिजनेस इम्पैक्ट हो, लेकिन लॉन्ग टर्म कस्टमर का भरोसा बढ़ेगा। ये रूल काफी अच्छा है, वेलकम करते हैं इसका, प्रो बिजनेस है ये। बिल्कुल ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा असर देखने को मिल सकता है, लेकिन आगे चल के ग्राहकों का बैंकिंग चैनल में भरोसा बढ़ेगा और चीज़ें बदलेगी और मिस सेलिंग पर कुछ ना कुछ तो लगाम लगेगी ही, कुछ हद तक तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि नए नियम हैं, इसका रिव्यू भी होगा, आरबीआई की भी नज़र रहेगी, बाकी रेगुलेटर है उनकी भी नज़र रहेगी, तो थोड़ा बदलाव तो आगे चलकर ज़रूर होगा। अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, आदित्य गुप्ता जी हमारे स्टूडियोज़ में आने के लिए, मनोहर कामत जी आपके विचार हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए, और अमित जी आपने भी जो बातें कही मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी। तो इस खास शो में, कंज्यूमर किंग शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।